नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। हमने जैसा आपको बताया था उसी के अनुसार अब एक नई सीरीज प्रारंभ की है। इसमें हम आपको एमसीक्यू क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को यहां पर हल करवाएंगे और शॉर्ट आंसर तथा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का नोट्स बनाकर उसकी पीडीएफ बनाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। इसी वीडियो का प्रत्येक वीडियो के नोट्स उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। हाँ, एक चीज और, आज जो हम ये नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो भारत में स्वतंत्र भारत में राजनीति, पुस्तक का नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। और इस पुस्तक का चौथा अध्याय जिसका शीर्षक है भारत के विदेश संबंध। क्या शीर्षक है? भारत के विदेश संबंध। कई बोर्डों ने, कई राज्य के बोर्डों ने इसको कोरोना काल के कारण इसको हटा दिया है, लेकिन कई बोर्डों ने इसको रखा भी हुआ है, इसलिए हमें इसको पढ़ाना आवश्यक है। एक हमारे दर्शक पूछ रहे थे कि सर आप किस बोर्ड का पढ़ा रहे हैं। अरे भाई, पढ़ाई किसी बोर्ड की नहीं होती है। पढ़ाई में तो ज्ञान होता है, जहां से भी वो ज्ञान प्राप्त होता है। अपना आप सिलेबस देखिए और सिलेबस के हिसाब से जहां से भी आपको जो चीजें मिल रही हैं वहां से वो पढ़ लीजिए। फिर भी मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी के पैटर्न पर जहां जहां पर भी पाठ्यक्रम लागू है उन सारे बोर्ड्स के लिए हम पढ़ा रहे हैं। इसमें सीबीएसई है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, हरियाणा है, हिमाचल है, बिहार है, झारखंड है। ये बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिनमें एनसीईआरटी पैटर्न पर पाठ्यक्रम को बनाया गया है। और एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर जहां पर भी पढ़ाई चल रही है या पाठ्यक्रम बनाया गया है उन बोर्डों के लिए यह अत्यंत लाभदायक है। चलिए, हाँ, एक इंपॉर्टेंट सूचना, जिन छात्रों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से हमें पता चलता है कि हमारा चैनल कितने लोग देख रहे हैं और कितने लोग इस चैनल से जुड़ रहे हैं। चलिए सीधे चलते हैं भारत के विदेश संबंध। भारत के विदेश संबंध क्या हैं और कैसे आगे चले। पहले तो भारत के विदेश संबंध, जब हम ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत थे या अंग्रेजों के गुलाम थे, तब भारत के संबंध विदेशों से जो भी चलते थे वो ब्रिटिश इंडिया के तरह से चलते थे। यानी कि ब्रिटेन के जिस देश के साथ संबंध अच्छे होते थे, भारत के भी संबंध उससे अच्छे होते थे, वो उसी हिसाब से चलाते थे। लेकिन 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र होने के पश्चात भारत के समक्ष बहुत सारी समस्याएं खड़ी थीं। उन समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या ये भी थी कि भारत अपना संबंध किन देशों से अच्छा बनाए, किन देशों से बुरा बनाए, किन देशों से किस तरीके के संबंध बनाए। और 1947, ये समझ लीजिए कौन सा समय था। 1947 के पश्चात ही शीत युद्ध बहुत व्यापक रूप में बढ़ रहा था। पहली किताब में हमने आपको पढ़ा दिया है कि शीत युद्ध किस तरीके से बढ़ रहा था। तो शीत युद्ध बढ़ रहा था, उस समय भारत के सामने एक बहुत बड़ा संकट आके खड़ा हो गया कि भारत अपने विदेश संबंधों को किस तरीके से संचालित करे और किन नीतियों के आधार पर संचालित करे। यही इस पाठ में हमको देखना है कि किस तरीके से भारत ने अपने विदेश संबंधों को संभाला और किन नीतियों के माध्यम से विदेश नीति को चलाया। चलिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय विदेश नीति के जनक कौन थे। भारतीय विदेश नीति के जनक कौन थे?
तो यहां पर हम केवल एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, लेकिन यहां पर आपको 3 क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे एक क्वेश्चन से। हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारतीय विदेश नीति के जनक कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। विदेश नीति कार्य किसका है? विदेश मंत्रालय का। लेकिन भारतीय विदेश नीति का जनक हम किसको बता रहे हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू को बता रहे हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? पहले प्रधानमंत्री थे, यानी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। अब आता है कि विदेश मंत्री कौन थे उस समय? उस समय विदेश मंत्री कौन थे? तो विदेश मंत्रालय भी प्रधानमंत्री के अंतर्गत ही आता था। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे, तब भी क्वेश्चन का आंसर यही आएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो प्रधानमंत्री कौन थे, विदेश मंत्री कौन थे, और क्वेश्चन तो हमने ये क्वेश्चन तो आपको बताया ही कि भारतीय विदेश नीति के जनक कौन थे। तो भारतीय विदेश नीति के जनक भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री और पहले विदेश मंत्री भी थे। क्लियर? ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन की इसमें आवश्यकता नहीं है, एकदम क्लियर होता चला जाता है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय विदेश नीति किन कारकों से प्रभावित है? किन कारकों से प्रभावित है? भारतीय विदेश नीति किन कारकों से प्रभावित है? अब इसमें जब आप बड़े क्लासों में जाएंगे तो वहां एक शब्द लिख दिया जाता है, राष्ट्रहित। क्या शब्द लिख दिया जाता है? राष्ट्रहित। कि भारतीय विदेश नीति किन कारकों से प्रभावित है? राष्ट्रहित से प्रभावित है। प्रत्येक राष्ट्र की जो विदेश नीति होती है, प्रत्येक राज्य की जो विदेश नीति होती है, वो राष्ट्रहित से प्रभावित होती है। लेकिन यहां पर चूंकि आपको राष्ट्रहित बताना पड़ जाएगा। राष्ट्रहित बड़ी व्यापक अवधारणा है, इसलिए इसमें यहां सीधा सीधा लिख दिया जाएगा, घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय कारकों से प्रभावित। ठीक है, उसी को हम कह सकते हैं राष्ट्रहित। ठीक, तो यहां आंसर दोनों हो सकते हैं कि भारतीय विदेश नीति किन कारकों से प्रभावित थी। तो नंबर 1 घरेलू और दूसरा अंतरराष्ट्रीय कारकों से प्रभावित थी। अंतरराष्ट्रीय जो क्रियाकलाप चल रहे थे उनसे भी प्रभावित हो रही थी, और घरेलू जो वातावरण था उससे भी प्रभावित हो रही थी। और इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था इसका अपने राष्ट्रहित को साधना, अपने राष्ट्रहित को बढ़ावा देना, अपने देश का विकास करना। तो यहां कारक भी आपको बता दिए गए हैं और उद्देश्य भी बता दिया गया है। भारत की विदेश नीति का उद्देश्य क्या था? क्लियर ना? चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता कब हुआ था? तो ये सन है 1972। कब हुआ था? 1972। 1971 के भारत ने जब बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया, उस युद्ध के पश्चात पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो और भारत की श्रीमती इंदिरा गांधी के मध्य एक समझौता हुआ, और वो समझौता कहां हुआ? वो शिमला में समझौता हुआ। कहां हुआ वो समझौता? शिमला में हुआ। और कब हुआ? 1972 में हुआ। तो इसको क्वेश्चन क्या पूछा गया था? भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता पर कब हस्ताक्षर हुए? यानी कि 1972 में हस्ताक्षर हुए। अब ये इसमें भी 3 क्वेश्चन हैं कि कब हस्ताक्षर हुए। तो नंबर 1 1972 को। और इसमें कौन कौन से देश सम्मिलित थे? तो भारत और पाकिस्तान। तीसरा था कि इनमें किन नेताओं ने हस्ताक्षर किए? तो पाकिस्तान की तरफ से वहां के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने साइन किए, और भारत की तरफ से प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस पर साइन किए। क्लियर? चलिए अगला देख लेते हैं कि ताशकंद समझौता किसके बीच हुआ था। अगला आता है कि ताशकंद समझौता, एक समझौता और हुआ था,
वो किन राज्यों के बीच हुआ था, किन देशों के बीच हुआ था। ये ताशकंद क्या है? ताशकंद सोवियत संघ की एक जगह है जहां पर ये समझौता हुआ था। तो ये किन देशों के बीच हुआ था, इसको समझ लीजिए कि 1965 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद एक समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था, जिसको क्या कहते हैं? ताशकंद समझौता कहते हैं। ये सोवियत संघ की ताशकंद नामक जगह पर हुआ था, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसको ताशकंद समझौता कहते हैं। और ये कब हुआ था? ये 1966 में हुआ था। कब हुआ था? ये 1966 में हुआ था। और किस किस के बीच में हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। और इस पे किन नेताओं ने हस्ताक्षर किए थे, ये भी देख लीजिए, कई बार पूछ लेता है। भारत की ओर से लाल बहादुर शास्त्री जी ने सिग्नेचर किए थे और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान ने दस्तखत किए थे। किसने किए थे? अयूब खान ने दस्तखत किए थे। भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री ने और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान जी ने दस्तखत किए थे। फिर क्या परिस्थितियां हुई, क्या स्थितियां हुई, लेकिन वहीं पर शास्त्री जी का देहांत भी हो गया था। ये ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन से प्रधानमंत्री का, कौन से भारतीय प्रधानमंत्री का देश के बाहर निधन हो गया था। तो वो कौन है? लाल बहादुर शास्त्री, जिनका निधन ताशकंद में हो गया था। ताशकंद में इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के पश्चात ही उनका निधन हो गया था। तो प्रत्येक क्वेश्चन में एक एक, दो दो, तीन तीन क्वेश्चन बनते जाते हैं। अगर वो हम सारे क्वेश्चन बनाते तो आपके 3-4 वीडियो हो जाते, लेकिन इसीलिए वीडियो कम करने के लिए और आपको सारी चीजें समझ में आए, इसके लिए हमने ये एक सिस्टमैटिक तरीका अपनाया है, जिससे आपको एक एक चीज क्लियर भी होती चली जाए और आपका ज्यादा समय भी नष्ट ना हो। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता कौन थे, या किन लोगों ने गुट निरपेक्ष आंदोलन को बनाया। तो उसमें कौन से थे प्रमुख लोग? उनमें सबसे प्रमुख लोग थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, नासिर और मार्शल टीटो। कौन कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, नासिर और मार्शल टीटो। एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब हम लोग सीधे चलते हैं कि पंचशील का सिद्धांत किसके द्वारा घोषित किया गया। पंचशील, पंचशील क्या है? पंचशील सिद्धांत हमारी विदेश नीति का मुख्य अंग है। तो आप देखिए, सिस्टम बनाइए कि पंचशील का सिद्धांत क्या है? भारतीय विदेश नीति का मुख्य सिद्धांत है। और विदेश नीति के प्रणेता कौन थे? अभी हमने आपको बताया कि विदेश नीति के जनक कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो चूंकि पंचशील सिद्धांत भी विदेश नीति से आ रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पंचशील किसके द्वारा घोषित किया गया? तो इसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में कुछ परिस्थितियां बदल रही थी, कुछ स्थितियां बदल रही थी, तो उन परिस्थितियों में क्या क्या घटनाएं घटी। इनमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि भारत आज एक परमाणु संपन्न देश है। तो यहीं से एक क्वेश्चन आता है कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था या कहां किया था? पहला परमाणु परीक्षण भारत ने कब किया था और कहां किया था? 2 क्वेश्चन हो गए। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण सन 1974 में किया था। और ये कहां किया था? ये पोखरण में किया था। पोखरण के रण में किया था। पोखरण, पोखरण यानी कि उसको रन ही बोलते हैं। रन एक वो स्थान है, रेगिस्तान है, उसमें इसका क्या किया था? परीक्षण किया था। 2 क्वेश्चन हमने आपको बता दिए, तीसरा अपने आप निकलता है इसमें से कि पोखरण किस प्रदेश में है? तो पोखरण राजस्थान में है। किस प्रदेश में है? राजस्थान में है। ऐसे अगर आप लोग धीमे धीमे निकालना सीख जाएंगे तो
आपको हमारी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप स्वयं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालने लग जाएंगे कि इस क्वेश्चन से और कितने क्वेश्चन निकल सकते हैं, और आप धीमे धीमे निकालने लग जाएंगे और एक दिन आप भी बच्चों को पढ़ाने लगेंगे और आप भी अपना एक चैनल बनाएंगे। ठीक है ना? चलिए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि चीन ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? जैसे ही हम स्वतंत्र हुए हमने चाइना के साथ अपनी मित्रता बढ़ानी शुरू कर दी, और नेहरू जी ने चाउ एन लाई के साथ बहुत मित्रता बढ़ाई और पंचशील का सिद्धांत भी दिया उन्हीं के साथ मिलकर। लेकिन पता नहीं किन स्थितियों में कैसी स्थितियां चेंज हुई, उन स्थितियों के साथ कहीं ना कहीं उसमें एक दलाई लामा भी जिम्मेवार है कि उन स्थितियों के कारण चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। भारत पर आक्रमण कर दिया। क्वेश्चन है कि चीन ने भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया? तो ये याद रखना है कि चीन ने भारत पर आक्रमण 1962 में किया। कब किया? 1962 में किया। क्लियर? एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है। क्यों किया इसमें तो विस्तार से जाया जा सकता है, लेकिन क्यों के साथ कि भारत चाइना की लगातार मदद कर रहा था। भारत ने सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की अपनी सीट चाइना को दे दी थी, लेकिन फिर भी चाइना ने हमारे ऊपर एक युद्ध थोप दिया जिसमें हमारी बहुत हानि हुई थी। उसके पश्चात ही हमें विदेश नीति के अपने मापदंड दोबारा से सोचने पड़े, दोबारा से बदलने पड़े, और इसी गम में आकर इसी धोखे को पचा नहीं पाए हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उनका निधन हो गया था। तो इस स्थिति में कब आक्रमण किया था? 1962 में किया था। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि वो जो पंचशील का सिद्धांत है वो क्या है, क्या कहता है पंचशील का सिद्धांत। तो पंचशील से क्या तात्पर्य है? हमारा अगला क्वेश्चन है कि पंचशील से क्या तात्पर्य है। पंचशील का सिद्धांत हमारी विदेश नीति का मुख्य सिद्धांत है, मूल सिद्धांत है। उस मूल सिद्धांत को चाइना के साथ मिलकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। तो वो उसका तात्पर्य क्या है, क्या चीजें हैं उसमें, इसको हम लोग समझ लेते हैं। पंचशील जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आरंभ की गई 5 सिद्धांतों की नीति है। कितनी? 5 सिद्धांतों की नीति है। पंचशील जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आरंभ की गई 5 सिद्धांतों की एक नीति है। इस पर भारत की विदेश नीति आधारित है। इसी पंचशील पर भारत की संपूर्ण विदेश नीति आधारित है। इसका उद्देश्य है, पंचशील का क्या उद्देश्य है? पंचशील का उद्देश्य है कि विभिन्न देशों के मध्य शांति एवं सह अस्तित्व को प्रोत्साहित करना। क्या है इस नीति का उद्देश्य? विभिन्न देशों के मध्य शांति एवं सह अस्तित्व की नीति को प्रोत्साहित करना। और ये कब प्रारंभ की गई? ये 29 अप्रैल 1954 को नेहरू जी तथा चाइना के चाउ एन लाई के मध्य पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर होने के पश्चात इसको प्रारंभ किया गया। तो क्लियर है, समझ में आ गया। यहां विस्तार, चूंकि बड़े क्वेश्चन में आपको विस्तार करना होगा, पंचशील के 5 सिद्धांत आपको दिखाने पड़ेंगे, तो उसके नोट्स बना के हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। यहां यह है कि उसका मूल उद्देश्य क्या था। कई बार लोग भटक जाते हैं उद्देश्य खोजने में, तो इसका उद्देश्य हमने आपको बता दिया क्या है। विभिन्न देशों के मध्य शांति एवं सह अस्तित्व को प्रोत्साहित करना। और ये किस डेट में हुआ था? ये 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। और ये किन किन के बीच में हुआ था समझौता? ये समझौता हुआ था भारत और चीन के मध्य में हुआ था। और भारत से पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाइना से चाउ एन लाई, याद रखिएगा, चाउ एन लाई।
चीनी लोगों के नाम याद करने बड़े कठिन होते हैं, लेकिन ये आसान नाम है, चाउ एन लाई। तो चाउ एन लाई ने इस पर हस्ताक्षर किए और हस्ताक्षर करने के साथ ही हमारी विदेश नीति का मुख्य सिद्धांत हो गया पंचशील समझौता। ठीक है, तो पंचशील समझौता के बारे में इससे ज्यादा आपको छोटे और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए जानना आवश्यक नहीं है। जो भी अगर आप इसको विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे नोट्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि गुट निरपेक्षता का अर्थ बताइए। गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है हमने आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी यहां समझ लीजिए, क्वेश्चन आया है कि गुट निरपेक्षता का अर्थ बताइए। गुट निरपेक्षता का अर्थ है उस समय विश्व में दो गुट थे, एक पूंजीवादी गुट था, एक साम्यवादी गुट था। पूंजीवादी गुट का नेता कौन था? अमेरिका था। और साम्यवादी गुट का नेता कौन था? सोवियत संघ था। तो इन दो गुटों में से किसी में भी सम्मिलित न होना गुट निरपेक्षता का अर्थ है। किसी भी गुट में सम्मिलित न होना तथा अपनी विदेश नीति का स्वतंत्र संचालन करना। ठीक है ना? किसी भी देश के गुट में हम सम्मिलित नहीं होंगे। अब ये समस्या आई कि हम क्यों सम्मिलित नहीं होना चाहते थे। उस समय की सबसे शक्तिशाली शक्ति थी अमेरिका, लेकिन हम अमेरिका के साथ सम्मिलित नहीं हुए, हम सोवियत संघ के साथ सम्मिलित नहीं हुए। हमने एक नया गुट निरपेक्ष आंदोलन बनाया, गुट निरपेक्ष आंदोलन को वहां खड़ा किया। उसका मुख्य कारण था कि कहीं ना कहीं हम लोग इतनी बड़ी गुलामी से, सदियों की गुलामी से अब स्वतंत्र हुए थे, तो कहीं ना कहीं हमें अंदर से डर था। हमारा एक मनोवैज्ञानिक स्थिति बन गई थी कि हम इन महाशक्तियों के दोबारा गुलाम ना हो जाएं। और दूसरा एक लालच भी था। लालच क्या था कि यदि हम इन दोनों से दूर खड़े रहेंगे तो दोनों ही महाशक्तियां कहीं ना कहीं हमें अपने खेमे में लेने के लिए, जब हम उनके खेमे में सम्मिलित हो जाएंगे तब हमें दूसरी महाशक्ति से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। लेकिन जब हम दूर खड़े होंगे तो हम बार्गेन कर सकते हैं और दोनों शक्तियों से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस लाभ को प्राप्त करने के लिए हम क्या किया? हमने एक अलग गुट निरपेक्ष सम्मेलन बना लिया, गुट निरपेक्ष आंदोलन खड़ा कर दिया कि कहीं ना कहीं अमेरिका और सोवियत संघ हमको कुछ ना कुछ सहायता प्रदान करें और अपने तरफ लेने का प्रयास करें। इसीलिए हमने गुट निरपेक्ष आंदोलन बनाया। इसी सोच के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्ष आंदोलन बनाया। ठीक है ना? चलिए, इससे ज्यादा गुट निरपेक्ष आंदोलन में जानने के लिए आपको आवश्यक नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि भारत की सीमाएं किन पड़ोसी देशों की सीमाओं को छूती हैं। यानी कि अब आप देखिए, हमने इसमें श्रीलंका नहीं बताएंगे हम आपको। क्यों? क्योंकि श्रीलंका से हमारे देश की सीमा छूती नहीं है, यानी कि एक पड़ोसी नहीं है, उसके बीच में क्या है? समुद्र है। तो उसको हम यहां पर नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन आप देखिए और क्वेश्चन समझिए कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वही आपको लिख देना है। आप करते क्या है? आपने देखा पड़ोसी, तो पड़ोसी आपने क्या किया है? दक्षेश में पड़े हुए हैं पड़ोसी, दक्षेश के देश पड़े हुए हैं, आपने सारे चिपका दिए वहां पे। तो ऐसा नहीं है। उसमें क्या है कि आप ज्यादा भी लिखेंगे और उनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि नेगेटिव फर्क पड़ेगा। एग्जामिनर के सामने ये छवि जाएगी कि आपको वो देश नहीं मालूम है जिनसे हमारी सीमाएं छूती हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि भारत की सीमाएं किन पड़ोसी देशों से छूती हैं। इसमें नंबर 1 आएगा पाकिस्तान, नंबर 2 आएगा चाइना, नंबर 3 आएगा बांग्लादेश, नंबर 4 आएगा म्यांमार, नंबर 5 आएगा नेपाल, नंबर 6 आएगा भूटान। देख लीजिए, इनसे हमारी सीमाएं टच होती हैं। ठीक है, क्लियर? इसमें और कोई चीज आपको बहुत ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। अब हमने आपको क्षेत्रीय संगठन पढ़ाए हैं कि क्षेत्रीय संगठन का क्या महत्व होता है और क्षेत्रीय संगठन बनाकर उस क्षेत्र के देश आपस में मिलकर अपना विकास कर सकते हैं। इसी के तहत
दक्षिण एशिया में भी एक संगठन का निर्माण हुआ जिसको दक्षेशिया सार्क कहा गया। क्या कहा गया? दक्षेशिया सार्क कहा गया, क्षेत्रीय देशों के विकास के लिए। ठीक है ना? तो ये दक्षेश की स्थापना, यहां पर क्वेश्चन आ रहा है कि दक्षेश की स्थापना कब हुई। नंबर 1, क्वेश्चन 1 है कि दक्षेश की स्थापना कब हुई। तो दक्षेश की स्थापना 1985 में हुई। दूसरा क्वेश्चन, दक्षेश की स्थापना कहां पे हुई? तो दक्षेश की स्थापना कहां हुई? ढाका में हुई। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में दक्षेश की स्थापना हुई। और दक्षेश में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं? पहले 7 देश थे और नई दिल्ली के 14वें शिखर सम्मेलन के द्वारा अफगानिस्तान को भी सदस्य बनाया गया। तो अफगानिस्तान जब इसका सदस्य बन गया तो अब इसके सदस्य देश कितने हो गए? 8 सदस्य देश हो गए इसके। कौन कौन से सदस्य देश हैं? भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, मालदीव है और अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान को बाद में सम्मिलित किया गया। जब ये बना था तब 7 ही देश थे और इसको 8वां जो देश सम्मिलित हुआ वो है अफगानिस्तान। और इसको कब कहा गया? ये 14वें यानी कि दक्षेश के 14वें शिखर सम्मेलन के द्वारा जो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। तो यहां से भी 2 क्वेश्चन बन जाते हैं कि किस शिखर सम्मेलन के द्वारा? तो 14वें शिखर सम्मेलन के द्वारा अफगानिस्तान को सम्मिलित किया गया। और वो सम्मेलन कहां हुआ था? तो वो सम्मेलन दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में होने वाले उस सम्मेलन में अफगानिस्तान को सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। ठीक है ना? क्लियर? चलिए अब अगला देख लेते हैं कि जब से भारत और पाकिस्तान बना तभी से भारत और पाकिस्तान के मध्य तनाव की स्थितियां, मतलब भारत और पाकिस्तान के जो संबंध हैं बहुत अच्छे नहीं रहे। हमेशा तनावपूर्ण संबंध ही देखने को मिले। जब ये तनावपूर्ण संबंध प्रारंभ से ही हैं तो निश्चित तौर से कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो बहुत ही कष्टकारी हैं। वो कौन सी समस्याएं हैं? क्वेश्चन हमारा है कि भारत और पाकिस्तान के विवाद के 2 मुख्य कारण बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले कश्मीर समस्या और दूसरा आतंकवाद। अब ये आतंकवाद कहां से आया? कश्मीर समस्या से ही आया। कश्मीर समस्या को थोड़ा सा समझ लीजिए, आप समझ जाएंगे। अभी हमने आपको पिछले अध्याय में रजवाड़े और ब्रिटिश इंडिया समझाया था। तो रजवाड़ों में जो कश्मीर के राजा हरि सिंह थे उन्होंने ये भ्रम पाल लिया था कि वो अपने आप को स्विट्जरलैंड की तरीके से बना सकते हैं, यानी 2 बड़े देशों के बीच में अपने आप को रख सकते हैं एक स्वतंत्र देश की तरीके से। और उन्होंने ना भारत के साथ विलय किया और ना पाकिस्तान के साथ विलय किया। और वहां कश्मीर की स्थिति भी बड़ी अच्छी है। कश्मीर में है क्या कि कश्मीर में 3 क्षेत्र हैं। कौन कौन से? एक तो जम्मू कश्मीर, जम्मू का क्षेत्र, दूसरा कश्मीर घाटी और तीसरा लद्दाख क्षेत्र। तो लद्दाख बहुत बड़ा क्षेत्र है लेकिन इसकी जनसंख्या बहुत कम है। जम्मू क्षेत्र जो है वो कहीं ना कहीं हिंदू प्रभाव का क्षेत्र है और जो कश्मीर वैली है वो अधिकतर मुस्लिम बाहुल्य है। यानी कि 90% से एबव यहां पर मुसलमान लोगों की आबादी है। तो ऐसी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लगा कि ये कश्मीर को हम अपने में मिला लेंगे, लेकिन राजा हरि सिंह ने उनसे मिलने से मना कर दिया। वो अलग एक अपना राज्य बनाना चाहते थे, लेकिन जब उनकी बात नहीं मानी गई तब पाकिस्तान ने उन पर आक्रमण कर दिया, अपने आंदोलनकारी भेज दिए। इस समस्या से निपटने के लिए बहुत ही जल्दबाजी में महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ मिलने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किए। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर जब साइन कर दिए उन्होंने, तब वो भारत का एक अभिन्न अंग हो गया और भारत ने तब से वहां की सुरक्षा की जिम्मेवारी ले ली। लेकिन वहां जो घाटी की बहुसंख्यक जनसंख्या है, कहीं ना कहीं उसका रुझान पाकिस्तान की तरफ देखा जाता है। और इस विपत्ति में जब
पाकिस्तान को लगा कि कश्मीर हमारा हो सकता था, लेकिन इस कश्मीर को भारत ने छीन लिया। तब भारत को सबक सिखाने के लिए उसने आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देना शुरू कर दिया, क्योंकि सीधे युद्ध में पाकिस्तान कभी भी भारत से जीत नहीं सकता है। भारत से 3-3, 4-4 युद्ध हो गए और उसमें उसको मुंह की खानी पड़ी, और तब से लगातार पाकिस्तान आतंकवादियों का सहारा लेकर भारत में उपद्रव फैलाने की कोशिश करता है। कहीं नक्सलवाद को बढ़ावा देता है, तो कहीं पंजाब के अलगाववादियों को बढ़ावा देता है, तो कहीं पश्चिम बंगाल में उपद्रव करवाने की कोशिश करता है। लगातार वो भारत में स्थितियां खराब करने की कोशिश करता है। तो ये दो मुख्य मुद्दे हैं भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद के। इससे ज्यादा यहां पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि 1971 में एक नया देश बना। कौन सा देश बना? बांग्लादेश, जिसे पूर्वी बंगाल कहा जाता था। पश्चिमी बंगाल इंडिया में था, पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया था, लेकिन पूर्वी बंगाल भी पाकिस्तान के पंजाबी लोगों से परेशान हो गया था। तो उन पंजाबी लोगों से छुटकारा पाने के लिए वहां आंदोलन चला। भारत ने उसकी मदद की और 1971 में बांग्लादेश एक स्वतंत्र अस्तित्व में आ गया। उस समय जब स्वतंत्र अस्तित्व में आया, तब वहां के शासक बनाए गए शेख मुजीबुर रहमान। तो क्वेश्चन यहीं से आ रहा है कि शेख मुजीबुर रहमान के दल का नाम बताइए, उनके दल का नाम क्या है? तो शेख मुजीबुर रहमान के दल का नाम है बांग्लादेशी आवामी लीग। क्या नाम है? बांग्लादेशी आवामी लीग। ये इतिहास थोड़ा थोड़ा सा बताना इसलिए पड़ता है कि यदि इतिहास नहीं बताएंगे, सीधे सीधे फैक्ट बताते चले जाएंगे, तो आपको याद नहीं होगा, कभी आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा फैक्ट बताना आवश्यक हो जाता है। चलिए अब देख लेते हैं भारत के लिए गुटनिरपेक्षता की नीति को जो आवश्यकता थी वो क्यों थी, यानी भारत ने जो गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई वो क्यों भारत के लिए आवश्यक थी, किस कारण से उसने अपनाई। इसके दो कारण बताइए। क्या है क्वेश्चन? कि भारत के लिए गुटनिरपेक्षता की नीति क्यों आवश्यक थी, इसके दो कारण बताइए। चलिए कारण देख लेते हैं। अभी हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, लेकिन फिर भी समझ लीजिए। नंबर 1, सभी देशों से मैत्री संबंध रखने की दृष्टि से, यानी अगर हम एक गुट में सम्मिलित हो जाते तो दूसरे गुट के देशों के साथ हम मैत्री संबंध नहीं रख सकते थे। इसलिए हमने क्या किया? हम सभी देशों के साथ मैत्री संबंध रखना चाहते थे। इसी दृष्टि से हम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हमने बनाया, गुटनिरपेक्ष आंदोलन हमने बनाया। दूसरा, अपनी स्वतंत्र नीति बनाए रखने के लिए, यानी कि यदि हम पूंजीवादी गुट में सम्मिलित हो जाते तो हमारी विचारधारा कैसी हो जाती है? पूंजीवादी विचारधारा हो जाती। यदि हम साम्यवादी गुट में सम्मिलित हो जाते तो हमारी विचारधारा साम्यवाद से प्रभावित हो जाती। लेकिन हम क्या कह रहे थे कि हम अपने नए भारतीय मानदंडों के आधार पर चलेंगे, हम किसी भी विदेशी तत्वों से प्रभावित नहीं होंगे। हमारी संस्कृति पहले से ही महान है, हम अपनी महान संस्कृति के साथ ही वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा के साथ चलेंगे। तब हमने क्या किया? गुट निरपेक्ष आंदोलन बनाया और उसके साथ हम सम्मिलित हुए। चलिए यहां इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। हां, वर्तमान समय में एक मुद्दा बहुत ही चर्चित है। वो कौन सा है? सिंधु जल बंटवारा, ठीक है, या सिंधु जल समझौता। तो क्वेश्चन अब यहीं से आ रहा है कि सिंधु जल समझौता किन दो देशों के द्वारा किया गया या किन दो देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए। तो देखिएगा कि ये चूंकि नदी का है, सिंधु नदी का है, तो हमें थोड़ा सा भी अगर भूगोल का ज्ञान होगा तो हम जान जाएंगे कि सिंधु नदी कहां जाती है, ये या सिंधु की सहायक नदियां कहां जाती हैं। तो सिंधु नदी का जो समझौता होगा वो किन देशों के मध्य होगा? सिंधु समझौता जो हुआ था ये विश्व बैंक की देखरेख में हुआ था। विश्व बैंक ने ये करवाया था।
ठीक है। और ये भारत तथा पाकिस्तान के मध्य में हुआ था ये समझौता, और भारत ने अपनी लगभग सभी नदियों को, लगभग कह रहा हूं, पूरी नहीं कह रहा हूं, याद रखिएगा शब्दों को, नहीं कई बार कमेंट आ जाता है कि सर आपने तो कह दिया, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। लगभग सारी नदियों का 90% पानी पाकिस्तान को देने के लिए सहमति जताई और उस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। कौन सा? सिंधु जल समझौते पर, जो विश्व बैंक की देखरेख में हुआ था। और विश्व बैंक ने उस समय कहा था कि इससे उदार समझौता हमने देखा ही नहीं, कि नदियां कहां से आ रही हैं? भारत से आ रही हैं, और भारत अपनी नदियों का 90% से अधिक पानी पाकिस्तान को देने के लिए राजी हो गया या दे रहा है। और जब इस समझौते का समीक्षा की गई तो देखा कि 90% नहीं, लगभग 100% पानी पूरा पाकिस्तान को दे दिया जाता है। अब भारतीय सरकार ने सोचा और अपने क्षेत्रों को भी समृद्ध करने के लिए, अपने पानी के उपयोग करने के लिए कुछ बांध का निर्माण वहां किया जा रहा है। चलिए, तो सिंधु जल समझौता किसके मध्य हुआ? भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ। क्वेश्चन आता है इसे किसने करवाया था? तो इसे विश्व बैंक ने करवाया था। चलिए, इससे ज्यादा यहां जानने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग सीधे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद तत्कालीन रक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था, उनका नाम क्या था? जो उस समय के रक्षा मंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था B.K. कृष्ण मेनन। क्या नाम था? B.K. कृष्ण मेनन। याद रखिएगा, क्योंकि 1962 में वो युद्ध हुआ था जिससे कि भारतीय जनमानस में एक असंतोष व्याप्त हो गया था, और इसी धक्के को पंडित जवाहरलाल नेहरू सहन नहीं कर पाए। इसके पश्चात ही उनका देहांत हो गया। तो उस समय एक बंदा ऐसा था, एक व्यक्ति ऐसा था जो क्या था? रक्षा मंत्री था। और रक्षा मंत्री के साथ उन्होंने क्या किया? सबसे पहला काम क्या किया? उन्होंने उस युद्ध की विफलता को अपने ऊपर लेते हुए इस्तीफा दे दिया। वो व्यक्ति कौन थे? B.K. कृष्ण मेनन। ठीक है ना? क्लियर? चलिए, अब आगे चलते हैं कि भारत चीन सीमा पर दो क्षेत्र के नाम बताइए जो दोनों देशों के मध्य विवाद का मुख्य केंद्र रहे हैं। भारत और चीन, अभी हमने किसको बताया था? भारत और पाकिस्तान। अब है भारत और चाइना। भारत चाइना के मध्य दो ऐसे क्षेत्र जिनका विवाद है, जिनका सीमा विवाद है, उन पर कहीं ना कहीं चाइना भी अपना अधिकार जताता है, और भारत के तो वो हैं ही। भारत के उन क्षेत्रों पर चाइना अपना अधिकार जमाना चाहता है, अपना अधिकार बताता है। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश, पहला है अरुणाचल प्रदेश, और दूसरा है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में भी कौन सा? लद्दाख क्षेत्र। अभी हमने लद्दाख क्षेत्र क्या है? ये बौद्ध, इसमें बौद्ध धर्म के अनुयायी रहते हैं। तो ये तीनों चीजें हमने आपको बता दी कि जम्मू क्या है? इसमें हिंदू आबादी ज्यादा है, कश्मीर घाटी में मुस्लिम आबादी ज्यादा है, और लद्दाख में लगभग पूरे के पूरे लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। ठीक है? चलिए, अब इसमें आगे बढ़ते हैं कि 1971, अगला क्वेश्चन है कि 1971 में घटित उस घटना का नाम बताइए जो भारतीय गुटनिरपेक्षता पर एक धब्बा माना जाता है। गुटनिरपेक्षता की नीति हमने अपनाई थी, लेकिन गुटनिरपेक्षता की नीति में बल्कि भारतीय गुटनिरपेक्षता की नीति में एक घटना एक धब्बे के तरीके से थी। तो वो कौन सी घटना थी? वो 1971 में घटित हुई थी। याद करिए कि 1971 में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी। तो 1971 में क्या हुआ था? भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, और एक नए राज्य, एक नए देश का जन्म हुआ था, जिसे कहते हैं बांग्लादेश। तो इसका आंसर यही है कि बांग्लादेश का उदय 1971, भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश का उदय
भारतीय गुटनिरपेक्षता पर एक धब्बा माना जाता है। विदेशी लोग इसे धब्बा मानते हैं, कहते हैं कि गुटनिरपेक्षता की नीति को कहीं ना कहीं उस तरीके से लागू नहीं किया गया था। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगली चीज। अगला जो हमारा है कि कुछ चीजें आपको बताई जाएंगी और उनका मिलान किससे हो रहा है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाता है, एक तरफ कुछ चीजें लिख दी जाती हैं, एक तरफ कुछ अन्य चीजें लिख दी जाती हैं उनके बारे में, और आपसे कहा जाता है इनका मिलान कर लीजिए। तो मिलान करने में जब तक वो चीजें आपको पता नहीं होंगी तब तक आप मिलान कैसे कर पाएंगे। तो ये मिलान का क्वेश्चन है, चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें आता है कि सन 1950 से 54 के दौरान भारत की विदेश नीति का लक्ष्य, भारतीय विदेश नीति का लक्ष्य क्या था 1950 से लेकर 1964 तक। तो 1950 से लेकर 64 तक कहीं ना कहीं जवाहरलाल नेहरू की ही विदेश नीति चल रही थी, लेकिन 1962 के युद्ध के पश्चात हमें अपनी विदेश नीति पर मंथन करना पड़ा। तो वो जो उस समय की विदेश नीति थी क्या थी जरा देख लेते हैं उसको। चलिए आइए। विदेश नीति थी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा तथा आर्थिक विकास। क्या था? क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा तथा आर्थिक विकास। चलिए अगला इसमें है पंचशील। तो पंचशील क्या है? पंचशील शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत हैं। किसके? शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत हैं जिनको पंचशील कहा जाता है। तो इसको हम मिला देंगे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों से। ठीक है। अगला है बांटुंग सम्मेलन। बांटुंग सम्मेलन क्या है? अफ्रो एशियाई देशों का सम्मेलन है। अफ्रो एशियाई देशों का सम्मेलन था ये, और इसमें क्या एक बड़ी नीति आई, एक बड़ी चीज इसमें पैदा हुई। वो क्या थी? इसकी परिणति गुटनिरपेक्ष आंदोलन में हुई। यानी कि यहां पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन का लगभग खाका तैयार कर लिया था, लेकिन इसकी घोषणा कब हुई? बेलग्रेड सम्मेलन 1961 में हुई। चलिए आगे देखते हैं दलाई लामा। अब दलाई लामा को किससे मिलाएंगे हम लोग? हम लोग जानते हैं दलाई लामा कौन है। चलिए दलाई लामा को देख लेते हैं। तिब्बत के धार्मिक नेता जो सीमा पार करके भारत आ गए। कहीं ना कहीं भारत चाइना युद्ध में इनका भी बहुत योगदान था, क्योंकि इनको शरण देना चाइना ने अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप माना, लेकिन भारत कह रहा था हम स्वतंत्र हैं भाई, हम किसी को भी शरण दे सकते हैं, हमारे यहां जो शरण मांगने आएगा हम उसको शरण देंगे। लेकिन चाइना ने उसको स्वीकार नहीं किया और कहीं ना कहीं इसी चिढ़ के कारण आक्रमण कर दिया उसने 1962 में। चलिए अगला देखते हैं हम लोग कि भारत को जब आजादी मिली उस वक्त देश के समक्ष प्रमुख क्या सवाल था या कौन सी समस्या थी? तब कौन सी समस्या थी? पुनर्निर्माण, भारत का पुनर्निर्माण, भारत को ठीक से रखना और भारत का पुनर्निर्माण करना। चलिए इसका अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया के विभिन्न देश किन 2 खेमों में बट गए थे? द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दुनिया के विभिन्न देश किन 2 खेमों में बट गए थे? वो हमने आपको कई बार समझा दिया है कि उस समय क्या था? शीत युद्ध था, और शीत युद्ध में 2 खेमों में संपूर्ण दुनिया बट गई थी लगभग। वो कौन सी थी? पहली पूंजीवादी, जिसका नेता कौन था? संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरा साम्यवादी, जिसका नेता कौन था? सोवियत संघ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 1956 में ब्रिटेन ने मिस्र पर आक्रमण क्यों किया? तो इसका आंसर है कि 1956 में ब्रिटेन ने मिस्र पर सुएज नहर के मामले में हस्तक्षेप करने के लिए आक्रमण किया। सुएज नहर वो व्यापारिक नहर है जो सबसे व्यस्त नहर है, जिसके माध्यम से व्यापार होता है, और उस पर मिस्र ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की थी, जिससे गुस्सा कर ब्रिटेन ने 1956 में उस पर आक्रमण
आक्रमण कर दिया और इस आक्रमण का विरोध भारत ने पुरजोर तरीके से किया और भारत वो नेता के रूप में सम्मिलित हुआ वहां पे इनका विरोध करने के लिए। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं कि नेहरू के, अगला क्वेश्चन है, नेहरू के नेतृत्व में 1947 में भारत ने किस सम्मेलन का आयोजन किया था? ठीक है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए फिर दिमाग लगाइए कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मार्च 1947 में भारत ने किस सम्मेलन का आयोजन किया था? यानी कब की बात है? मार्च 1947 की। हम कब स्वतंत्र हुए? अगस्त 1947 में, यानी हमारी स्वतंत्रता के पहले की बात है ये। तो हमारे स्वतंत्रता के पहले की बात है ये। तो इसमें कौन सा सम्मेलन था वो जो भारत करना चाह रहा था और भारत ने किया? वो था एशियाई संबंध सम्मेलन। क्या था? एशियाई रिलेशन कॉन्फ्रेंस। याद रखिएगा जरूर, कई बार पूछ लिया जाता है, एशियाई संबंध सम्मेलन या एशियाई रिलेशन कॉन्फ्रेंस। अगला क्वेश्चन आता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहां हुआ? आप लोग जानते हैं बेलग्रेड में हुआ था 1961 में। वीडियो काफी बड़ा होता जा रहा है, इसमें महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन हमने बता दिए हैं। 2-4% क्वेश्चन अगर यहां वहां बाउंसर वाले आ जाएं तो उसके लिए आप तैयारी नहीं कर सकते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि उसकी अगर आप तैयारी करने जाएंगे तो 4-5 वीडियो और बन जाएंगे। इसलिए आज के टॉपिक को हम लोग यहीं तक रखते हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट सूचना, जिन छात्रों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे अपने मित्रों और अपने सहपाठियों को अधिक से अधिक शेयर करिए जिससे वो लाभ उठा सके। हाँ, ऐसा मत करिएगा कि आप किसी से नाराज हैं तो उसको शेयर मत करिएगा, आप अपने दुश्मन का भी लाभ करिए। फिर तो आपके मित्र हैं, थोड़ी बहुत नाराजगी चलती रहती है, लेकिन उनको शेयर करिए। अगर उनको इससे लाभ हो सकता है तो उनको लाभ पहुंचने दीजिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के नोट्स हमने पीडीएफ के माध्यम से बनाकर लगा दिए हैं। उनको पढ़कर आप अपने पूरे टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। आज का टॉपिक यहीं तक, कल नया टॉपिक लेकर मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।